इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का पोस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। अमेरिकी पायलट को बचाए जाने पर ट्रंप को बधाई दी है। अंधकार और आतंक की ताकतों पर स्वतंत्र समाज काबू पा सकता है, ये पोस्ट के जरिए कहा है नेतन्याहू ने। मेरे प्यारे दोस्त, आपके नेतृत्व में अमेरिका को बड़ी जीत मिली है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया और देखिए उन्होंने ये लिखा, अंधकार और आतंक की ताकतों पर स्वतंत्र समाज काबू पा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बधाई दी और ये भी कहा, मेरे प्यारे दोस्त, आपके नेतृत्व में अमेरिका को एक बड़ी जीत मिली है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का सोशल मीडिया पर पोस्ट, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। अमेरिकी पायलट को बचाए जाने पर ट्रंप को उन्होंने बधाई दी है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप को बधाई दी। अमेरिकी पायलट को बचाए जाने पर ट्रंप को बधाई। Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. This proves that when free societies muster their courage and their resolve, they can confront seemingly insurmountable odds and overcome the forces of darkness and terror. This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. As a nation that repeatedly carried out daring rescue operations, and as someone who was wounded in such a mission and lost a brother in the Entebbe rescue, Israelis and I, we know what a bold decision you took. President Trump, Donald, my dear friend, once again, your decisive leadership brought another great victory to America. I salute you. चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, 7 अप्रैल तक हॉर्मुज खोले ईरान, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। हॉर्मुज नहीं खोला तो भारी तबाही होगी, धमकी दी गई, एक तरीके से कह सकते हैं चेतावनी दी गई है। एक ही बार में ईरान को नर्क बना देंगे। तो देखिए ये धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है। पावर प्लांट और ब्रिज तबाह करने की चेतावनी जारी की गई है। ईरान के पास 7 अप्रैल तक का समय है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि एक ही बार में ईरान को नर्क बना देंगे। बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई है। पावर प्लांट और ब्रिज तबाह करने की चेतावनी है। ईरान के पास 7 अप्रैल तक का समय है। तो देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जंग जिस तरीके से गहराई हुई है और लगातार जो है एक दूसरे पर हमलावर हैं, और ऐसे में अब ये एक और धमकी ट्रंप की तरफ से दी गई है। 7 अप्रैल तक हॉर्मुज खुले ईरान, ये ट्रंप की तरफ से चेतावनी और धमकी एक तरीके से दी गई। हॉर्मुज नहीं खोला तो भारी तबाही होगी, ये साफ तौर पर ट्रंप की तरफ से कहा गया है। एक डेडलाइन दी है, समय दिया है 7 अप्रैल तक का। एक ही बार में ईरान को नर्क बना देंगे, ये भी साफ तौर पर ट्रंप की तरफ से ईरान के लिए चेतावनी दी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 नेताओं के नाम हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टार प्रचारक, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी स्टार प्रचारक के तौर पर जो है प्रचार करेंगे। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस सूची में शामिल हैं। इन लोगों के नाम। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता भी इस सूची में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा के भी नाम स्टार प्रचारकों के तौर पर इस सूची में शामिल किए गए हैं। तो ये तमाम स्टार प्रचारक जो हैं चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकेंगे, प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी को जिताने के लिए जो है इनके कंधों पर दारोमदार होगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा भी स्टार प्रचारक के तौर पर चुनावी मैदान में प्रचार करते नजर आएंगे। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें ये तमाम बड़े नाम शामिल किए गए हैं। सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 नेताओं के नाम हैं जो चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इनके कंधों पर जिम्मेदारी है। बीजेपी जिस तरीके से जो है जीत हासिल करना चाहती है, एक बड़ी जीत जो है बीजेपी हासिल करना चाहती है, और इसके लिए ये तमाम बड़े नामों को सूची में शामिल किया गया है। ये वो नाम जो चुनावी मैदान में नजर आएंगे, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार की और बीजेपी को जीत दिलाने की। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को कुचल दिया है। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। और इसी हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को पीट कर मार डाला। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में यह हादसा हुआ है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर भी बताई जा रही है, जिसके बाद देखिए लोगों की भीड़ आक्रोशित हो गई। गुस्साई भीड़ ने ड्राइवर को पीट कर मार डाला। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। बेकाबू स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को कुचल दिया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसा हुआ, भीषण सड़क हादसा। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल प्रस्तावित कार्यक्रम सुबह 7 बजे भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा स्थापना दिवस पर मुख्यालय में झंडारोहण समारोह सुबह 7:30 बजे होगा। जयपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो कल का ये पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहने वाला है। सुबह 7:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। इसके बाद सुबह 10:30 बजे कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह 11 बजे कोयम्बटूर के कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3:15 बजे तक स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 3:45 पर कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे और शाम 6:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो कल का ये पूरा शेड्यूल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहने वाला है। कल बीजेपी के स्थापना दिवस भी है, इसलिए सुबह बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री। सुबह 7 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे। भाजपा स्थापना दिवस पर मुख्यालय में झंडारोहण समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह 7:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:30 बजे कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। 11 बजे कोयम्बटूर के कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। 11 बजे से लेकर 3:15 बजे दोपहर तक स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं। दोपहर 3:45 पर कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे। 6:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री। तो कल का ये पूरा शेड्यूल मुख्यमंत्री का रहने वाला है। देखिए सबसे पहले और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, क्या कुछ कार्यक्रम कल के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रहने वाले हैं? देखिए पूनम, कल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। पूरे देश भर में पार्टी के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल जयपुर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे भाजपा स्थापना दिवस मुख्यालय पर भाजपा का ध्वजारोहण किया जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी भाजपा मुख्यालय पर स्थापना दिवस आयोजित करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7 बजे पार्टी का ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद भजनलाल शर्मा का कोयम्बटूर जाने का कार्यक्रम है। तमिलनाडु में वो चुनावी सभा में भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। करीब वहीं से भाजपा मुख्यालय से ही वो रवाना हो जाएंगे एयरपोर्ट के लिए और उसके बाद कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमिलनाडु पहुंचेंगे।
और वहां से उनका कार्यक्रम है कोयम्बटूर में, ये करीब 11 बजे से और 3:15 बजे तक कार्यक्रम रहने वाला है। इसमें वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है वनर्थी श्रीनिवासन, जो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोयम्बटूर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नामांकन में शामिल होंगे और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे। माना जाता है कि इस इलाके में काफी हद तक राजस्थानी लोग रहते हैं, उनसे उनका संवाद भी रहेगा और उनके पक्ष में चुनाव प्रचार भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। जी, शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। कोटा से खबर है, कोटा को मिला नया जल संसाधन भवन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। बारिश से पहले नहरों की सफाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बूढ़ादीत, इटावा समेत कई क्षेत्रों में टेल तक पानी नहीं पहुंचने की समस्या पर चर्चा की गई। झाड़ गांव के पास साइफन निर्माण प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दाई और बाई मुख्य नहर की सफाई समय पर करने को कहा गया है। जल भराव प्रभावित क्षेत्रों की सूची बनाकर स्थायी समाधान करने के भी निर्देश हैं। किसानों और आमजन को सीधा लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया है। समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य पूरे करने के निर्देश हैं। नया भवन बनने से किसानों को सिंचाई योजना का सीधा लाभ मिलेगा और ये लाभ समय पर मिलेगा। दाई और बाई मुख्य नहर की सफाई समय पर करने को कहा गया है। जल भराव प्रभावित क्षेत्रों की सूची बनाकर स्थायी समाधान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते आगे। जोधपुर से खबर है, एसआई भर्ती परीक्षा 2025 में एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसओजी टीम ने पप्पू राम को डिटेन किया है। आरोपी को परीक्षा देते समय पकड़ा गया। बासनी तंबोलिया के राजकीय स्कूल से हिरासत में लिया गया है। पप्पू राम एसआई भर्ती 2021 मामले में पहले से था वांटेड। सूचना मिलते ही एसओजी टीम मौके पर पहुंची। पवपुरा एयरपोर्ट स्कूल से भी एक संदिग्ध डिटेन किया गया है। 2018 बैच के कांस्टेबल को पूछताछ के बाद छोड़ा गया। पूरे मामले की गहनता से लगातार अब जांच जारी है। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए अब स्थायी बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। प्रदेश कार्यालय के कमरा नंबर 5 को मुख्यमंत्री के लिए आरक्षित किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पार्टी के कार्यक्रमों, बैठकों और अन्य गतिविधियों के चलते अक्सर भाजपा प्रदेश कार्यालय आते रहते हैं। ऐसे में उन्हें हर बार अलग अलग जगह बैठना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश कार्यालय में उनके लिए एक विशेष कक्ष तैयार किया गया है, ताकि पार्टी बैठकों, पदाधिकारियों से मुलाकात और अन्य कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री को एक निश्चित स्थान उपलब्ध हो सके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में रहे, आपको पता है, और उनकी भी इच्छा रहती है कि वो यहाँ प्रदेश कार्यालय जब भी आए, बैठे, कार्यकर्ताओं से रूबरू हों, उनकी कोई भी समस्या हो तो उनसे चर्चा करें। और पहले से भी हमारे जितने भी हमारे पहले भी मुख्यमंत्री थे, उनका एक रूम रहता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का रूम रहेगा। अब जब भी प्रदेश कार्यालय आएंगे या बीच में जब भी उनका आना होगा तो उनका एक ऑफिस पार्टी कार्यालय के अंदर रहे, ऐसी व्यवस्था पार्टी की तरफ से हुई है और वो जब भी आएंगे। राजस्थान भाजपा कार्यालय पर मौजूद हूं और यहां पर एक खास तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। करीब 2.5 साल बाद में एक जो नाम पट्टिका है उसको लेकर काफ़ी चर्चा है और वो अपने आप में खास भी है। कैमरा सहयोगी विजय को बोलूँगा कि ये जो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, ये जो पट्टिका लगी हुई है, 2.5 साल पहले राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी थी और भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन इससे पहले इस तरह का स्पेशल कक्ष है मुख्यमंत्री का, वो यहाँ पर नहीं था। हालांकि ये परंपरा अभी की नहीं है, पहले के जो मुख्यमंत्री रहे हैं बीजेपी के, उनके लिए ऐसा कक्ष रहा है। इससे पहले वसुंधरा राजे के पास भी ऐसा कक्ष था। लेकिन 2.5 साल बाद में आज जो ये तस्वीर है, ये खास तस्वीर हमने यहाँ पर देखी है। अब जब भी मुख्यमंत्री प्रदेश कार्यालय में आएंगे तो उनका ये सेपरेट स्पेशल कक्ष रहेगा। और इस कक्ष की खासियत ये है कि जब भी पार्टी के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनके साथ जो मीटिंग होती है, कई तरह की मीटिंग्स होती हैं,
तो वो मीटिंग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी जगह पर लेंगे। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर आते रहते हैं, सादगी के लिए जाने जाते हैं, तो इस तरह के जो लाव लश्कर है उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। पहले भी आए हैं और लगातार अलग अलग कक्ष में जहाँ भी जगह होती थी वहाँ पर बैठकर पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते थे। लेकिन चूंकि अब आने वाले समय में चुनावी माहौल है राजस्थान में, पहले पंचायत निकाय चुनाव, उसके बाद धीरे धीरे विधानसभा चुनाव की भी आहट हो जाएगी, तो मीटिंग्स हैं वो बेहद ज़रूरी होती हैं और कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। लिहाजा इसको देखते हुए जो पार्टी का संगठन है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम जो लोग हैं ये देखते हैं, उन्होंने ये सेपरेट जो है उनका मुख्यमंत्री का चैम्बर बनाया है। तो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की ये खास जगह रहने वाली है, यही खास तस्वीर है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर। चलिए बढ़ते आगे। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दीपोत्सव मनाया और भव्य आतिशबाजी भी की गई। कार्यालय को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया, जिससे कि पूरे ही परिसर में उत्सव का माहौल बन गया। तो वहीं कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, शहर जिला अध्यक्ष अमित गोयल, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौर और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने पार्टी के स्थापना दिवस को उत्साह और जोश के साथ मनाया। पार्टी स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ कार्यालय में आए और यहाँ पर दीप प्रज्वलन भी किया, दीपोत्सव मनाया। हमारी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी और हमारी मूल पार्टी के प्रदेश के सारे अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और यहाँ के नगर के जिला के अध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम, और यहाँ आकर के इन्होंने खुशी मनाई। कल हमारा स्थापना दिवस है, कल यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होगा, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज भी लगेगा और एक गोष्ठी भी हम आयोजित करेंगे। हम पूरे देशवासियों को भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि एक देश में इस प्रकार का एक राजनीतिक दल जो 6 अप्रैल 1980 को जो पैदा हुआ, जिसका निर्माण हुआ, देश को एक नई दिशा देने का काम किया, जो अन्य पार्टियों से भिन्न किस प्रकार से देश सेवा कौन कर सकता है, एक कंपटीशन पैदा करने का प्रयास किया। इसलिए आम नागरिक बहुत खुश है। ऐसी राजनीतिक पार्टी जो देश में देशभक्ति का वातावरण भी तैयार कर रही है। देखिए, हमारी पार्टी ऐसी है जो सतत काम करने में विश्वास रखती है। लगातार हम लोग, जैसे हमारे प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, हम लोग नए समय के साथ में क्या हमारी पार्टी में बदलाव होना चाहिए, क्या हमें नए ज़माने के साथ में चीज़ें करनी चाहिए, उसमें लगातार हम लोग काम करते हैं। और यही शायद हमारी पार्टी की जो जीत है, इतना बड़ा स्वरूप होने का एक कारण है। और इसीलिए स्थापना दिवस के बाद हम लोग इस काम को करेंगे, लगातार अपने संगठन का विस्तार करना, अपने विचार, हमारी नीतियों को ग्राउंड पर लेकर जाना और महिला मोर्चा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हमारे रीति नीति से जोड़ना, इसका हम टारगेट लेके चलेंगे। अभी का जो है आज पूर्व संध्या पर क्या कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, आतिशबाजी का कार्यक्रम है, हमने दिए जला लिए हैं आपके सामने, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले हैं। रंगोली हम लोगों ने दिन में बनाई थी और मंगल गीतों के साथ में हम आज की इस पूर्व संध्या का स्वागत कर रहे हैं। अध्यक्ष जी के आने के बाद में हम आतिशबाजी करेंगे और सभी परिवार के सदस्यों के रूप में इस पल को। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। मुंबई और पुणे से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। कमरान उर्फ मोजे और इमरान को पकड़ा गया है। इन दोनों आतंकियों को पकड़ा गया है। बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। दिल्ली पुलिस और मुंबई एटीएस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। दोनों ही आतंकियों को दिल्ली लाया जा रहा है। टॉय कार से धमाके की प्लानिंग ये आतंकी कर रहे थे। एक बड़ी साजिश को यहाँ पर देखिए नाकाम किया है। दोनों आतंकियों के तार जेईएम से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन दोनों को दिल्ली लाया जा रहा है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। 2 आतंकी धर दबोचे गए हैं। फिलहाल इन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है।
दोनों आतंकियों के तार जेईएम से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो है, जब इन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा वहां पर और गहनता से पूछताछ होगी और उसके बाद कई बड़े खुलासे होने की भी संभावना है। चलिए बढ़ते आगे। खैरथल तिजारा क्षेत्र के श्यामका गांव में सामाजिक एकता और जागरूकता का एक प्रेरक दृश्य देखने को मिला। जी हां, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात रही कि अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े हुए नेता टीकाराम जूली और प्रेमचंद बैरवा एक ही मंच पर नजर आए और समाज को एकजुटता का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में शिक्षा, समानता और संवैधानिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया गया। तो देखिए, दो अलग अलग पार्टी के नेता एक मंच पर एक साथ नजर आए और जब ये दोनों एक साथ नजर आए तो कहा यह गया कि एकजुटता का संदेश है। ये दो अलग अलग विचारधाराओं से ताल्लुक रखने वाले नेता एक मंच पर एक साथ नजर आए। अंबेडकर प्रतिमा अनावरण के दौरान इन दोनों को साथ एक मंच पर देखा गया। सामाजिक कार्यक्रम है और मूर्ति का अनावरण जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा और जिन्होंने इतने संघर्षों से आज इस देश का संविधान जो सारी दुनिया के संविधान से बड़ा है, उसको लिखकर हमारा इस देश का गौरव, जिसकी प्रतिमा हम यहाँ लगाकर हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को उनसे ये प्रेरणा मिले कि हमें भी ये लक्ष्य लेते हुए हम सफल बनाए और हमारे क्षेत्र और हमारे समाज का नाम रोशन करें। तो देखिए, जो संघर्ष 2 अक्टूबर हुआ था उसके लिए यहाँ वाले मुकदमे ले लिए। आगे भी निश्चित रूप से उनकी जो कोर्ट में है, माननीय न्यायालय के लिए हम कुछ टिप्पणियां कर नहीं सकते, लेकिन आगे जो भी न्यायालय का फैसला बने। देखिए, माननीय न्यायालय का फैसला कौन नहीं मानता, सब मानते हैं। न्यायालय का फैसला तो मानना ही पड़ता है। अगर उसमें ओबीसी की रिपोर्ट अब तक आई नहीं, वो आने के बाद निश्चित रूप से कोई पहली बार हुआ क्या? ये तो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की, हमेशा होता है। लेकिन पंचायत राज चुनाव सरकार के पक्ष में यह है कि सरकार। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र से खबर है, जहां पर बोरखेड़ा गांव में देवनारायण भगवान की बन्नी में अचानक से भीषण आग लग गई। तेज हवा के चलते आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास का इलाका चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। इस आगजनी में पेड़ पौधों और छोटे जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुंचा है। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र के रूपाहेली पंचायत के नया खेड़ा गांव में 4 वर्षीय मासूम दिव्या खारोल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। रविवार सुबह बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, लेकिन कुछ समय बाद उसका शव पास ही स्थित कुएं में मिला। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया। हैरानी की बात यह है कि 4 महीने पहले इसी कुएं में मृतका के भाई का शव भी मिला था। परिजनों ने इसे साजिश बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है और पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये गांव नहीं मेरा, मैं उसका पिता बोल रहा हूँ कैलाश। ये बच्ची मेरी है। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम दिव्या है। हाँ। और कितने की उम्र है? उसकी उम्र 5 साल है। अच्छा, आप कहाँ गए हुए थे? मैं भीलवाड़ा गया हुआ था। हाँ। पीछे से मेरे को फोन आया था, बोला कि भाई कि आपकी बच्ची गुम हो गई, मिल नहीं रही। ठीक है ना। फिर मैं वहाँ से भीलवाड़ा से यहाँ आया घर पे गया। घर पे जाके फिर मैं भी संभालने लगा था। संभालते फिर पता लगा 2-3 गाँव के आदमी गए थे, तो वो बोला कि फिर बच्ची इस कुएं के अंदर है। ये किसका कुआं था? ये गोपाल जी गुजर का कुआं था। पहले भी मेरा बच्चा, क्या नाम था आपके बच्चे का? मेरा बच्चा देवराज पहले भी शांत हुआ था ना, तो इसी कुएं के अंदर 4 महीना पहले देवराज इसी। विजयनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विश्वकर्मा मंदिर में भव्य जनगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खंड संचालक निर्मल बाफना मुख्य अतिथि और
ब्यावर परियोजना के सह प्रमुख पृथ्वी सिंह भोजपुरा मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। मुख्य वक्ता भोजपुरा ने अपने संबोधन में सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए कुटुंब प्रबोधन और पंच परिवर्तन जैसे विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सशक्त परिवार ही मजबूत समाज की नींव होता है। इसके साथ ही नागरिकों से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने और सेवा भाव से कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्धजन भी उपस्थित रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां बालाघाट जिले के जंगलों में तिरोड़ी तहसील के सादाबोड़ी बीट में एक वयस्क माता तेंदुए का शव मिला है। प्रारंभिक जांच में वन अधिकारियों ने आपसी संघर्ष के कारण मौत होने की संभावना जताई है, तो वहीं शव पर गहरे घाव और जबड़े पर चोट के निशान भी मिले हैं, जबकि अन्य तेंदुए के पैरों के निशान भी घटनास्थल पर पाए गए हैं। वन विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थल को सील कर दिया गया और मामले की जांच भी शुरू की गई। पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए का अंतिम संस्कार भी किया गया। वन विभाग मामले की गहनता से जांच कर रहा है और वन्यजीव प्रेमियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में जल गंगा संवर्धन एवं मैया अभियान के तहत एक सराहनीय पहल देखी गई, जिसमें कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने स्वयं घाटों पर सफाई अभियान का नेतृत्व किया। इस दौरान मां नर्मदा के घाटों से गंदगी हटाकर स्वच्छता का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि मात्र 1 घंटे का सहयोग भी नर्मदा की पवित्र धारा को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस अभियान में प्रशासनिक अमले के साथ साथ स्थानीय नागरिकों की भी भागीदारी रही, जिससे स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जलगंगा संवर्धन अभियान का यह तीसरा वर्ष है और हमारे यहाँ डिंडोरी में जो मैया अभियान के हमारे स्वयंसेवी और वॉलंटियर हैं वो कई सालों से नर्मदा घाट की सफाई नियमित रूप से करते आ रहे हैं। तो उन्हीं के सदस्य के रूप में आज हम सब भी राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनका साथ देने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर है। और मैं आप सबसे भी आह्वान करती हूँ आप सबके माध्यम से कि एक दिन यदि आप 1 घंटा भी इस घाट पर देंगे तो हम अपनी माँ नर्मदा को अविरल बनाएं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सोनागिरी पहाड़ी स्थित प्रसिद्ध सिद्ध दिगंबर जैन मंदिर में अज्ञात चोरों ने 7.5 किलो की चांदी की मूर्ति और 2.5 किलो के सिंहासन समेत दान पेटी की नकदी चोरी कर ली। घटना रविवार सुबह पुजारी के आने पर सामने आई है। मंदिर में लगे सीसीटीवी 25 मार्च से बंद पड़े थे और मौके पर तैनात 4 गार्डों में से 3 गार्ड छुट्टी पर थे। केवल 1 गार्ड मौजूद था जो सो रहा था। चोरी के बाद चोर पहाड़ी से फरार हो गए। इस घटना से स्थानीय लोगों और जन समाज में आक्रोश व्याप्त है और सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। रात में हुई है चोरी। वहाँ पे एक चंदा प्रभु जी का मंदिर है, उसके बगल में अभी 16 दिसंबर 2025 को एक नवीन मूर्ति की स्थापना की गई थी, चांदी की मूर्ति थी, उसकी चोरी हो गई है। इस संबंध में पुलिस कार्रवाई जारी है और वहाँ पे जो भी यथासंभव प्रयास है, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड या जो होते हैं उनकी प्रयास की जा रही है। जो मंदिर में और जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसकी वो हार्ड डिस्क खराब है, इस कारण अंदर सीसीटीवी फुटेज नहीं प्राप्त हो पाया है और अपने पुलिस के जो मतलब को जागरूक किया जा रहा है उसके माध्यम से एवं अन्य माध्यम से टीमें बनाई गई हैं। मौके पर साइबर सेल वाले, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड, थाना प्रभारी बड़ौनी, पुलिस वाले 1-4 का जो गार्ड है वो चारों को चारों लापरवाह इसलिए माने गए कि उनमें से 3 नदारत रहे और एक चौकीदार सुरक्षा गार्ड जो था वो अपनी चौकी में सोता हुआ मिला है, जिसको हमारे माने ठोकने पीटने के जगाने के बाद वो जगह है। इतना गहरी नींद में था तो हमको ऐसा संदेह है कि कहीं ना कहीं पुलिस की घोर लापरवाही इसमें रही है, जिसके कारण ये घटना घटी है। जिस मंदिर परमाइश से इसकी जो चाबी उनके पास रहती है वहाँ का भी व्यवस्थित रूप से यदि वो जिम्मेदारी में लेते तो वहाँ का विधिवत रूप से लॉकिंग हो सकती थी, लेकिन वो लॉकिंग की लापरवाही भी उन्हीं की रही है।
जिसकी चाबी उनके पास रहती है जहाँ से वो टूटा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ की, जहां अंबिकापुर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे शहर ही नहीं बल्कि देश भर को झकझोर कर रख दिया है। शहर के व्यस्त महामाया चौक के पास फुटपाथ पर एक महिला के साथ पहले दरिंदगी की गई, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल डालकर और सिर कुचलकर उसकी बुरी तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। 48 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अब भी खाली के खाली हैं और आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नजर आने के बावजूद भी फरार हैं। इस घटना ने एक बार फिर निर्भया कांड जैसी भयावह यादों को ताजा कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी इस घटना पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की और कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं।